गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपना जो पिछले वीडियो थे उनमें अपन ने एक्सरसाइज फर्स्ट है, इसका नाम था समुच्चय, वो अपने कंप्लीट कर ली थी। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति है वो आपकी बुक में एक्सरसाइज थर्ड है, तो हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति अपन क्या है, अपनी कक्षा जो 10 है उसमें भी हमने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा था। आगे भी भविष्य में जब तक आप गणित से जुड़े रहोगे तब तक आपके सामने त्रिकोणमिति आती रहेगी। तो ये त्रिकोणमिति है क्या, किसने इसको बनाया और इसकी जरूरतें क्यों पड़ी। तो देखो, त्रिकोणमिति का अपने जो जीवन है उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। महत्वपूर्ण योगदान कैसे है कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर इसका लें तो जैसे हम कहते हैं कि हमारे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी इतनी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतनी है। इन सभी का ज्ञान हमें तब हुआ जब हमारे पास त्रिकोणमिति बनी। तो अब इस त्रिकोणमिति को बनाया किसने? तो आपका एक गणितज्ञ था हिप्पारकस। एक गणितज्ञ था, उसने क्या किया, थोड़ा सा अपने को त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी दी। तो ये इसने थोड़ा सा डिस्कशन किया, लेकिन ये सबके सामने त्रिकोणमिति ला नहीं पाया। उसके बाद में अपना भारतीय गणितज्ञ है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वो उसने त्रिकोणमिति की संपूर्ण जानकारी है वो दुनिया के सामने लेके आए। तो हम गणित जगत में त्रिकोणमिति का जो पिता है वो आर्यभट्ट को कहते हैं, और आर्यभट्ट के बारे में आप सब जानते ही हो। तो आपको अब ये भी ध्यान रखना है, आर्यभट्ट ने शून्य का ही आविष्कार नहीं किया, उसके साथ साथ उसने त्रिकोणमिति का आविष्कार भी किया है। तो देखो, अब बताते हैं आपको त्रिकोणमिति होती क्या है। तो एक चीज तो हमने डिस्कस कर ली कि त्रिकोणमिति के बारे में सबसे पहले हिप्पारकस नामक गणितज्ञ है, उन्होंने बताया। उसके बारे में त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी है वो हमें संपूर्ण जानकारी है वो हमें आर्यभट्ट ने दी, इसलिए हम त्रिकोणमिति का जनक है, पिता है, वो आर्यभट्ट को कहते हैं। अब देखो, त्रिकोणमिति के नाम को तोड़ो। हम त्रिकोणमिति के नाम को तोड़ेंगे तो एक तो नाम बनता है ट्री, दूसरा नाम बनता है आपका गोनियो, दोनों, और तीसरा नाम होता है आपका मैट्री। तो ये तो गोनो और मैट्री है, ये नाम लिए गए हैं आपका, ये तो लिया गया है गोनियो से, और ये नाम लिया गया आपका मैट्रॉन से। और ट्री का मतलब होता है तीन, ट्री। ये दोनों क्या होते हैं आपके ग्रीक शब्द हैं, दोनों ही नाम क्या आपके ग्रीक शब्द है, यानी त्रिकोणमिति है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनी होती है। तो इस गोनियो का मतलब होता है भुजा, और इसका मतलब होता है मापन, और ये हो गया आपका तीन, यानी तीन भुजाओं का मापन। त्रिकोणमिति से हमें ये मिला कि तीन भुजाओं का मापन। अब तीन भुजाएं हैं आपकी, वो होती किसमें? तो आपको पता ही है कि आपके त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। अब त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है और तीन ही क्या होते हैं, कोण होते हैं। अब हमने त्रिभुज के लिए कह तो दिया कि त्रिभुज में तीन भुजा होती है, तीन कोण होती है। ये भुजा और कोण होते क्या है उस पर हम पहले डिस्कस करते हैं। आपको इससे समझ में आ गया कि तीन भुजाओं का मापन है वो आपका त्रिकोणमिति से निकला, त्रिकोणमिति इनसे बनी है। उसके बारे में आगे जो त्रिकोणमिति की परिभाषा है वो आपको आगे बताएंगे। पहले हम भुजा और कोण पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले देखो, कोण के बारे में बताते हैं आपको। और भुजा के बारे में भी बताते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं भुजा की। अब भुजा क्या है उससे पहले अपने को डिस्कस करना पड़ेगा रेखा पर, कि रेखा क्या होती है। तो आपने छोटी क्लासों में, पीछे की जितनी भी क्लासें हैं उनमें आपने पढ़ा होगा कि रेखा क्या होती है। तो रेखा दो बिंदुओं को सीधा मिला देने से
दो बिंदुओं को हमने सीधा मिला दिया और वो दोनों बिंदु आपके अनंत पर स्थित हो, तो ये क्या कहलाती है? आपकी रेखा कहलाती है। ये जो आकृति बनती है वो क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। यानी दो बिंदुओं को हम आपस में सीधा मिला दें, एकदम न्यूनतम दूरी के साथ मिला दें और वो दोनों बिंदु आपके अनंत पर स्थित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। तो रेखा ऐसे बढ़ती है। अब रेखा का छोटा सा भाग हम ले लें, जैसे हमने इतना सा भाग ले लिया, तो ये भाग ए हो गया, ये भाग आपका बी हो गया। रेखा का छोटा सा भाग ले लिया ए और बी, तो हमारा ये भाग बन गया ए बी। ए बी है जिसका स्टार्टिंग बिंदु और अंतिम बिंदु हमें दिखाई दे रहा है। तो अब जो ए बी बन गया है वो कहलाता है आपका रेखाखंड। रेखाखंड, और रेखाखंड है उसे ही हम क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं, क्योंकि इस रेखाखंड को हम भुजा की जगह काम भुजा बना के त्रिभुज में काम लेते हैं। तो आपका रेखाखंड है वही क्या कहलाता है? भुजा कहलाता है। जनरल हम इसको ए बी रेखा ही कहते हैं, इसको हम रेखाखंड नहीं कहते, जनरली हम इसको क्या कहते हैं? ए बी रेखा ही कहते हैं। यानी आपकी भुजा और रेखा दोनों ही क्या है? सेम है। तो हमने त्रिभुज की भुजा यानी भुजा क्या होती है उस पर हमने डिस्कस कर लिया। अब अपन चलते हैं कोण पे कि कोण क्या होता है। तो देखो, कोण के बारे में चलते हैं। कोण, एंगल। देखो, आप जनरली लाइफ में भी एंगल शब्द है उसको यूज करते हो। जैसे आपके घर में कहीं भी लोहे से बनी हुई एंगल होती है, जिसकी आकृति कैसे होती है? एल टाइप की होती है। ऐसे एल टाइप की क्या होती है? बनी होती है। वो आपके सभी घरों में कहीं खिड़कियों में या गेट पे कहीं ना कहीं लगी होती है, उसका आप नाम एंगल बोलते हो। तो वो एंगल क्या होता है? वो एंगल आपका कोण होता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी आकृति होती है, उस आकृति को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। वो कौन सी आकृति होती है? देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? एक रेखा लेते हैं। तो ये आपकी रेखा यहाँ ओ है और ये ए है, एक रेखाखंड हो गया ओ ए। ये आपका रेखाखंड हो गया ओ ए। ये अपने प्रारंभिक स्थिति में, अब इसको यहाँ से हम क्या करें? थोड़ा सा घुमा दें। घुमा देने के बाद में ये रेखा है वो आपकी यहाँ पहुँच जाएगी। इसको नाम दे दिया हमने ओ ए डैश। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी अंतिम। प्रारंभिक स्थिति में ये था, अंतिम स्थिति में ये था। यानी ये आपकी रेखा है। तो अब इन दोनों के बीच में जो ये आकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसी आकृति को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। यानी कोई भी रेखा ले, उसको हम थोड़ा सा घुमा दें, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य, रेखा की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य बनी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। दूसरा और देख लो, अगर हम हास्यात्मक रूप से इसको लें तो ये आपका एक व्यक्ति है जो सीधा इस प्रकार से खड़ा हुआ है। अब अगर ये व्यक्ति अपनी एक टांग को ऊपर उठा ले, तो एक टांग को इस प्रकार से ऊपर उठाएगा, तो इन दोनों टांगों के मध्य बनी हुई आकृति को ही हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ये अपना हास्यात्मक रूप से हमने इसको बना रखा है, तो आपको ये याद न रहे लेकिन ये हमेशा याद रहेगा। तो कोण हो क्या गया? दो रेखाओं के, अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको कोण के लिए कि दो रेखाएं हैं, ओ ए और ओ ए डैश है, वो दो रेखाएं हैं। जब दो रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती है तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य बनी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और कोण को मैक्सिमम टाइम है वो थीटा से प्रदर्शित करते हैं। जरूरी नहीं थीटा ही हो, मैक्सिमम टाइम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। हम कोण को अल्फा से, बीटा से, गामा से, ए से, बी से, सी से, एक्स से, वाई से, किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये आकृति आपकी क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। तो देखो, कोण की दो डेफिनेशन हो गई। एक तो किसी रेखा की प्रारंभिक स्थिति से उसको थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य बनी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी ये होगी कि एक ही बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाओं के मध्य बनी हुई आकृति को भी हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो ये हो गया आपके दो प्रकार से कोण। अब है कोण का चिन्ह। हम लोग क्या करते हैं? कोण का चिन्ह की बात करते हैं।
साइन ऑफ एंगल। देखो फर्स्ट स्थिति हमने बताया कि आपकी ये ओ ए रेखा है, एक ये इधर बन गया आपका ओ बी। अब इन दोनों के मध्य कोण है, एक हमने ये ले लिया, इस प्रकार से बना दिया, ये ओ ए रेखा है, ओ बी रेखा है, ये कोण है। अपनी प्रारंभिक स्थिति यहाँ ये जो है वो प्रारंभिक स्थिति है। प्रारंभिक स्थिति से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में या चतुर्थांश रूल में चले। देखो चतुर्थांश आपका इस प्रकार से होता है, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। तो चतुर्थांश से हम ऐसे चलते हैं, तो चतुर्थांश की तरह चले या हम घड़ी के उल्टी दिशा में चले यानी एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी देखो आपकी क्या है कि इस प्रकार से चलती है, और अगर हम घड़ी की विपरीत दिशा में चले तो हमें ऐसे चलना पड़ेगा। तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है ये, तो आपका जो कोण आता है वो होता है पॉजिटिव यानी धनात्मक। धनात्मक को ऐसे लिखते हैं शॉर्ट रूप में, धनात्मक लिख देते हैं ऐसे धनात्मक, या शॉर्ट में लिखे तो हम ऐसे प्लस करके आगे आई वी ई लगा देते हैं, तो ये हो गया आपका धनात्मक। वैसे ही अगर हम कोण मापने के लिए अपनी प्रारंभिक स्थिति ये है और इससे ऐसे चल जाए, ऐसे का मतलब क्या, घड़ी की दिशा में चल जाए, तो जो हमारा कोण आता है वो कोण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ से हमारा जो कोण है वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गई अपने कोण के चिन्हों की बात। तो हमने कोण के बारे में बता दिया, कोण आपका होता क्या है। दूसरा, कैसे इसका मापन करें, यानी कौन सी दिशा में चले तब तो कोण धनात्मक लेते हैं, तो कौन सी दिशा में चलेगी कोण हम ऋणात्मक लेते हैं। तो देखो इस एक ही कोण में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों स्थितियां बन सकती है। दोनों स्थितियां कैसे बनेंगी वो भी आपको बता देते हैं। जैसे आपका ये ओ ए और ओ बी, अगर हम OB को प्रारंभिक स्थिति माने और इससे इधर चले तब तो कोण आपका नेगेटिव होगा, लेकिन OA को प्रारंभिक स्थिति माने इससे इधर चले तब कोण क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हमें किस सिचुएशन पे दिया हुआ है उसके अनुसार आपका धनात्मक और ऋणात्मक मान होता जाएगा। तो यहाँ हमने कोण की बात कर ली। अब है कोण का मापन। कोण का मापन यानी कोण को मापते कैसे हैं। तो कोण को मापने की दो विधियां हैं, एक तो है डिग्री माप, जो आप पीछे की क्लासें हैं उनमें पढ़ चुके हैं डिग्री माप। दूसरा है आपका रेडियन माप, तो ये हो गए दोनों। अब डिग्री माप और रेडियन माप है, उसमें से एक है आपका डिग्री माप, वो आप पीछे की क्लास है उनमें पढ़ चुके हैं। तो रेडियन माप होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे हम निकालते थे कि साइन 60 डिग्री का मान निकालो, तो यहाँ पे जो 60 डिग्री ले रखा है ये है आपका डिग्री माप। जो भी डिग्री माप होगा उसमें जो आपकी संख्या होगी उसके ऊपर ऐसे डॉट लगी हुई होगी, तो ये हो गया डिग्री माप। अब अगर इसके ऊपर ये डॉट लगा हुआ नहीं हो, जैसे कि ऐसे लिखा हो साइन 60, ऐसे लिख दे, ऊपर डिग्री नहीं लगी हुई हो, ऐसा नहीं हो त्रुटि आ जाए, डिग्री का वो सिंबल वो आए नहीं लगाई हुई नहीं हो, जैसे यहाँ 2 लिख दो, 1 2 कुछ भी, ऊपर डिग्री नहीं लगी हुई हो, तो ये जो माप है वो क्या कहलाता है, आपका रेडियन माप कहलाता है। अब हम क्या करेंगे, ये डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो देखो अब आपका है देखो डिग्री माप। डिग्री माप को हम कैसे लें, तो देखो आपका क्या है कि एक हमने रेखा ले ली OA। अब ये रेखा क्या करेगी, पूरा एक चक्कर लगाएगी, पूरा एक इसने क्या कर दिया, चक्कर लगा दिया। अब चक्कर लगाने में इसने जितनी दूरी तय की उसका 1/360 भाग है वो आपका 1 डिग्री के बराबर होता है। यानी OA एक रेखा है
जो एक पूरा चक्कर लगाता है उसका 1/360 होगा। पूरा चक्कर लगाने पे इसने क्या करता है, जितनी दूरी तय करता है वो क्या हो गया आपका, उसका 1/360 भाग है वो 1 डिग्री कहलाता है। यानी मान लो कि ये यहाँ से लेके अगर इतना खुलता है तो इतनी सी जो आकृति बनी है उसको हम क्या करते हैं 1 डिग्री कहते हैं। हमने फॉर एग्जाम्पल हमने माना है कि भाई इतनी से तक, अब इस 1 डिग्री के हिसाब से जोड़ते जाएंगे। जैसे मान लो आपका यहाँ से अगर इतना पहुंच गया तो हम देखेंगे इस प्रकार के कितने भाग हुए, उसको उस हिसाब से कह देंगे कि भाई ये 30 डिग्री है या 45 डिग्री है या 50 डिग्री है या 55 डिग्री है। इस प्रकार से कोण का क्या हो जाएगा, डिग्री में मापन हो जाएगा। यानी कोई भी रेखा है वो एक पूर्ण चक्कर यानी पूर्ण परिक्रमण, एक पूरा घुमाव बना दे यानी वर्त बना दे, तो उसमें जो जितनी दूरी वो तय करता है उसका 1/360वां भाग है वो आपका 1 डिग्री कहलाता है। ये क्या हो गई आपकी डिग्री मापन में 1 डिग्री परिभाषा हो गई। अब 1 डिग्री का मापन हो जाता है यानी 1 डिग्री इतनी हो जाती है उस टुकड़ों के हिसाब से। जैसे इतना इस टुकड़े में इतना ही और जोड़ देते 2 डिग्री हो जाएगा, इतना ही और जोड़ 3 डिग्री हो जाएगा, इतना ही और जोड़ 4 डिग्री हो जाएगा। उस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका डिग्री में मापन भी हो जाएगा। तो देखो अगर मान लो ऐसे मैं 4 टुकड़े ले लूं, जैसे यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, इस प्रकार से हम मेजर करके बता देंगे कि भाई यहाँ से लेकर हम यहाँ तक चलेंगे तो 45 टुकड़े बने हैं, 1 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखो कुछ कोणों के माप है आपके डिग्री में जो आप दैनिक काम में लोगे, तो वो देखो पहला ये आपकी OA रेखा, प्रारंभिक स्थिति इसकी ये है। प्रारंभिक स्थिति ये है तो इसका कोण है वो कितना है 0 डिग्री, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, इसका कोण कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। दूसरा ये यहाँ से आपका इतना मूवमेंट इसने कर लिया कि यहाँ इसका कोण कितना बढ़ जाता है 45 डिग्री बढ़ जाता है। फिर और देखो हमें कैसे पता चला कि ये 45 डिग्री ऐसे बढ़ता है, ये हमें पता चलेगा इससे OA। अब ये OA है, यहाँ से अगर इस O पर एकदम सीधा हो जाए, ऐसे एकदम सीधा बन जाए ये, तो ये हो गया आपका OB। तो ये जो कोण होता है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक वो होता है आपका 90 डिग्री होता है। अब ये 90 डिग्री होता है तो उसका आधा कर लेंगे तो उसका आधा इतना होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे, देखो आपका OA। अब OA इस प्रकार से ये पूरा घूम के एकदम सीधा इधर अगर वापस मिल जाए तो इससे प्रकार बन जाए तो आपका जो ये कोण है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक वो होता है आपका 180 डिग्री। और देखो आगे ये आपकी OA एक प्रारंभिक रेखा है, ये यहाँ से घूमकर और इस प्रकार से आ जाए यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये आ जाए तो इसको कहते हैं 270 डिग्री। ये होता है आपका 270 डिग्री। तो अब ये यहाँ से घूमकर पूरा वापस यहीं आ जाए तो ये होता है आपका 360 डिग्री। 360 डिग्री बोल दो, या आपका अगर घूमता नहीं है तो ये कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अगर पूरा एक चक्कर लगा देता है तो 360 डिग्री हो जाता है, लेकिन अगर चक्कर नहीं लगाइए तो अपने प्रारंभिक स्थिति में रहता है तो कोण कितना होता है 0 डिग्री होता है। अब देखो अगर हमने कोण को एंटी क्लॉकवाइज मापन किया तो इस प्रकार से हो गया। अगर इसका हम क्लॉकवाइज मापन करते हैं तो क्लॉकवाइज मापन है वो किसी में शो नहीं होगा, केवल इसमें समझ में आ सकता है। तो देखो क्लॉकवाइज मापन का मतलब मैं यहाँ से घड़ी की दिशा में चलूं तो ये कोण इतना कोण है वो कितना हो जाएगा -90 डिग्री हो जाएगा। और देख लो अगर हम कोण को इस प्रकार से मापन करें, ये OA है या आपकी उल्टी आ जाए इधर घूम के आ जाए, तो इसके दो तरीके हैं, या तो इधर से मापो तब तो आपका कोण पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर आप इसको इधर से माप रहे हो तो माइनस ये हो जाएगा आपका -45 डिग्री। तो ये आपके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिशा के हिसाब से कोण है। अगर हमेशा आपको तो मैक्सिमम टाइम ऐसे ही चलना है, घड़ी की उल्टी दिशा में ही चलना है, वो कोणों क्या लेना है धनात्मक लेना है। लेकिन ऐसे बन जाती है कि हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ता है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलो तब हमारा कोण क्या आएगा ऋणात्मक आएगा। इस चीज का भी क्या करना है अपने को विशेष ध्यान
रखना है। तो हमने क्या किया, त्रिकोणमिति में आपको डिग्री माप बता दिया किस प्रकार से डिग्री का मापन होता है। अब नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे रेडियन माप। रेडियन माप में क्या होता है आपको बताया था अभी, रेडियन माप होगा उनमें मेजरमेंट तो सारा लगभग ऐसा ही होगा, लेकिन उसमें डिफरेंस केवल इतना है कि उसके ऊपर जैसे माप आया आपका 2, तो 2 के ऊपर डिग्री नहीं लगेगा, ये 2 आपका ऐसे ही रहेगा। तो अगर कोण में 2 लिखा हो इसका मतलब रेडियन माप हो गया, अगर 2 के ऊपर इसमें हमने डिग्री लगा दी तो ये हो जाएगा आपका डिग्री माप हो जाएगा। अब रेडियन माप होता कौन सा है वो थोड़ा आइडिया देते हैं आपको। आपने पाई सुना होगा, पाई है वो आपका 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी 180 डिग्री बोल दो चाहे पाई बोल दो, एक ही बात है। तो जो कोण पाई के रूप में लिए जाते हैं, पाई के रूप में कैसे आपने देखा होगा, पाई बट्टा 2 या पाई बट्टा 4 या पाई बट्टा 6, इस प्रकार के जो कोण लिए जाते हैं वो कोण क्या कहलाते हैं, आपके रेडियन माप कहलाते हैं। फिर उसके बाद में अपना जो टॉपिक होगा उसमें होगा रेडियन माप में और डिग्री माप में संबंध। हम इन दोनों में संबंध स्थापित कर लेंगे। संबंध को जैसे दे रखा है पाई बराबर 180 डिग्री, ये क्या है, इसका संबंध ही है। तो ये बातें खत्म होने के पश्चात हम वापस अपने टॉपिक में पहुंचेंगे। और अपना टॉपिक क्या था, ट्रिग्नोमेट्री। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में भुजा और कोण की बात हो रही थी, तो सबसे पहले हमें भुजा और कोण पर डिस्कस करना जरूरी था। फिर वापस हम अपने त्रिकोणमिति में पहुंचेंगे, आपको त्रिकोणमिति की परिभाषा बताएंगे, त्रिकोणमिति बना कैसे वो बताई दिया आपको। त्रिकोणमिति खुद जो सब नाम है वो आपका ट्रिगोनियो और मेट्रोन से मिलकर बना होता है, जिसका नाम होता है त्रिभुज, 3 भुजाओं का मापन। तो त्रिकोणमिति का मतलब हो गया 3 भुजाओं का मापन। 3 भुजाएं कहाँ होती है आपकी, 3 भुजाएं होती है त्रिभुज में, इसका मतलब त्रिभुज का मापन। अब त्रिभुज में और क्या क्या होता है, त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं, इसका मतलब वो 3 कोणों का भी क्या होता है, मापन होता है। तो हम इन सभी बातों को समझकर हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो त्रिकोणमिति है वो आपके त्रिभुज में सीमित हो जाती है, यानी त्रिभुज में ही अप्लाई होती है। ये बात क्या आपकी सत्य है कि त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, वो त्रिभुज के लिए ही बनी है। तो इसके बारे में जो जितना आपने टॉपिक बताया आपका रिमेनिंग है उस पर हम डिस्कस करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।